मालेगांव का इतिहास हिस्सा नंबर 5 में हमने देखा कि चाचा और भतीजे में दुश्मनी की शुरुआत हो चुकी थी और राजा नारूशंकर को अपना साइड चुनना था और वो अपना साइड चुन चुकी थी, लेकिन उनको इत्मीनान नहीं था। मतलब आगे की कहानी में आपको राजा नारूशंकर की दूर अंदेशी, कुव्वत बर्दाश्त और सियासत और राजा बहादुर के खुद के लिखे गए खुतूत, मतलब असल मकतूब कि उन्होंने किसको क्या लिखा खुद अपने कलम से, ये बताया जाएगा। इसका मतलब यह है कि राजा बहादुर ने अपना साइड चुन लिया। तो जुड़े रहिए वीडियो के साथ। अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो सही चल रही है तो लाइक और शेयर भी करते चलें। और आगे मेरा इरादा तारीख हिंदुस्तान भी रिकॉर्ड करने का है, अगर आप लोगों का साथ रहा तो चलिए चलते हैं आगे की कहानी की तरफ। नारूशंकर रघुनाथ के साथ जमीन के नीचे दबा हुआ लावा आखिर फट पड़ा। रघुनाथ राव कर्नाटक की मुहिम अधूरी छोड़कर पूना पहुंचे। वहां उन्होंने पेशवा माधोराव से 10 लाख की अलहदा जागीर और 5 किलो का मुतालबा कर दी। पेशवा ने इस ख्याल से मुतालबा नामंजूर कर दिया कि बंटवारा करने से सल्तनत कमजोर हो जाएगी। सन 22 अगस्त 1762 को रघुनाथ राव ने पूना छोड़ दिया और गोरेगांव और अहमदनगर होते हुए नासिक के करीब इंचोड़ पहुंचे। ये मशहूर मराठा सरदार विठल सिंहदेव की जागीर थी। इस कश्मकश में सुखाराम बापू, विठल सिंहदेव, आबा परिंद्रे और नारूशंकर रघुनाथ राव के तरफदार हो गए। अंदर ही अंदर जानूजी भोसले और निजाम की हिमायत भी हासिल कर ली गई। रघुनाथ राव ने फौज के साथ पूना की तरफ पेशकदमी की। 7 नवंबर 1762 साहेब के दरमियान पूना से शुमाल मशरिक की तरफ बहने वाली फोंदरी नदी के किनारे जंग हुई। पेशवा को शिकस्त हुई और रघुनाथ राव ने मराठा सल्तनत के कुल्ली इख्तियारात अपने हाथ में ले ली। नारूशंकर को प्रतिनिधि का ओहदा अपनी फौज के साथ राघोबा दादा का साथ देने का इनाम नारूशंकर को फौरन मिल गया। इख्तियार पाते ही रघुनाथ राव ने अपने कमसिन बेटे भास्कर राव को प्रतिनिधि का ओहदा दिया और नारूशंकर को उसका अतालिक मुकर्रर कर दिया। सन 1762 लेकिन 3 महीने के अंदर भास्कर राव का इंतकाल हो गया, इसलिए नारूशंकर को प्रतिनिधि बनाया गया। सन 1763 में उनकी जगह श्रीनिवास गंगाधर को यह ओहदा तफ्तीश किया गया। राक्षस भवन की मुहिम। अप्रैल सन 1763 ईस्वी में निजाम ने पूना पर हमला करके मराठा हुकूमत की राजधानी में तबाही मचा दी। जानू जी और गोपाल राव फटवर्धन, जो रघुनाथ राव से नाराज होकर निजाम से मिल गए थे, माधोराव के समझाने पर मराठा खीमे में वापस आ गए। उस वक्त निजाम को एहसास हुआ कि वो तन्हा हो चुका है, इसलिए किसी महफूज मकाम तक पहुंचने के लिए वो तेजी से औरंगाबाद की तरफ रवाना हुआ। जानू जी ने पेशवा को सलाह दी कि गोदावरी पार करने से पहले ही निजाम पर धावा बोल दिया जाए। माधोराव ने उसका पीछा किया। लड़ाई में निजाम को शिकस्त हुई और सुलह के मुआहदे में 82 लाख का मुल्क मराठों को मिला। ये राक्षस भवन की लड़ाई कहलाती है, जो 1 अगस्त सन 1763 ईस्वी को लड़ी गई। नारूशंकर भी इस मुहिम में माधवराव के साथ रहे। महादजी शिंदे का दीवान यानी ग्वालियर। नारूशंकर ने सन 1762 में महादजी शिंदे का दीवान बनने से इनकार कर दिया था। बाद में हालात नॉर्मल हो जाने के बाद पेशवा ने उन्हें ये ओहदा 5 नवंबर 1765 को अता किया। मराठी रियासत में J.S. सरदेसाई ने लिखा है कि नारूशंकर का लड़का त्रंबक राव कुछ दिन शिंदे का दीवान रहा। आबाजी और लक्ष्मण भी अपने छोटे भाई नारूशंकर के साथ ही फिरा करते थे। 1766 में झांसी की सूबेदारी उनके भतीजे विश्वासराव लक्ष्मण को दी गई। इस तहरीर से साबित होता है कि मराठा शाही की खिदमत करने में अगरचे सबसे बड़ा हिस्सा नारूशंकर का था, लेकिन खानदान के दूसरे लोग भी तन मन धन से खिदमत में जुटे रहा करते थे। गोहत का मुहासरा। अंग्रेजों के मुकाबले में शुजाउद्दौला की मदद करने के लिए मल्हार राव होलकर की क़यादत में मराठा फौज भेजी गई, लेकिन उसे शिकस्त हो गई। पानीपत के बाद शुमाली हिंदुस्तान में दोबारा शिकस्त होने के सबब मराठों के विकार में काफी कमी आ गई। इसलिए रघुनाथ राव को
1766 में शुमाली हिंदुस्तान भेजा गया ताकि खोया हुआ विकार दोबारा हासिल किया जा सके। पानीपत के बाद नजीबुद्दौला और सूरजमल जाट की लड़ाई में सूरजमल मारा गया। 25 दिसंबर 1763 को उसकी रानी ने जवाहर सिंह को गोद लिया। नए राजा ने मराठा, मुगल और जयपुर के राजा से साबका की तरह लड़ाइयां जारी रखी। रघुनाथ राव को गौहर के राजा की मुखालिफत का सामना करना पड़ा, जिसकी मदद जवाहर सिंह कर रहा था। इत्तेफाक से उसी दौरान मल्हार राव होलकर का भी देहांत हो गया। 20 मई 1766 मराठों की हालत और खराब हो गई। रघुनाथ राव ने कई महीनों तक गोहद का मुहासरा जारी रखा, मगर कामयाबी नहीं मिल सकी। इस मुहिम में महाजी शिंदे और नारू शंकर रघुबा के हमरा थे। आखिर में नारू शंकर और महार जी की कोशिशों से गौहर के जाट राजा से सुलह हो गई। 15 लाख रुपया मुआवजा लेना तय हुआ। 2 जनवरी 1767 को अप्रैल 1767 में रघुनाथ राव 1.5 साल शुमाल में गुजारकर बदनामी और कर्जों का बोझ लिए पूना आए और पेशवा से झगड़ा करके नासिक आ गए और फौज की भर्ती शुरू कर दी। सुखाराम बापू की साजिशी की वजह से चचा भतीजे की मुलाकात नासिक के करीब आनंद वली में हुई। पेशवा के सख्त रवैये की वजह से रघुनाथ राव को नरम होना पड़ा। आगे की कहानी राजा नारू शंकर की जुबानी। शुमाली हिंदुस्तान की मुहिम से नारू शंकर भी रघुनाथ राव के साथ वापस आए। उस वक्त उन्हें एहसास हुआ कि रघुनाथ राव का साथ जाने की वजह से पेशवा नाराज है। चूंकि उस वक्त तो पेशवा के सामने दूसरे मामलात थे, इसलिए उसने इजहार नहीं किया था। नारू शंकर ने गोपाल राव पटवर्धन को बीच में डालकर मामले को खत्म करने की कोशिश की। इस सिलसिले में लिखे गए नारू शंकर के खतूत बड़े दिलचस्प हुए और पूरी कहानी बयान करते हैं। उन खतूत से न सिर्फ मालेगांव के ताल्लुक से, बल्कि एक सच्चे सिपह सालार की परेशानियों के ताल्लुक से बहुत से तारीखी हकायक सामने आते हैं। पहले खतूत पढ़ ले। राजश्री गोपाल राव पटवर्धन के नाम नारू शंकर का खत, 26 जुलाई सन 1767, मकाम इंद्राई। नारू शंकर का नमस्कार। इससे कबल हिंदुस्तान प्रांत से खत भेजा था। दादा साहेब के साथ मुहिम में हिस्सा लेकर वापस आया। ताप्ती के किनारे तक उनके साथ रहा। वहां से इजाजत लेकर खानदेश प्रांत में मालेगांव नाम का गांव मेरी मिल्कियत का है, वहां कयाम के लिए पहुंचा। लोगों को पैगाम दिया। घोड़ों को अम्मल ने निबायत यावल चरने के लिए रवाना किया। नासिक में पहले से रहता आया हूँ, वहां नाना साहब पेशवा ने हमारा सारा इंतजाम कर दिया था। वहां दादा साहब का कयाम हुआ। इस सबब से ये सोच करके रोज खटखट कौन सहे, खानदेश प्रांत में ही लश्कर के साथ रहा। श्रीमंत दादा साहब की खिदमत से मुंह नहीं मोड़ा। दरअसल हमारा उनका ताल्लुक ही ऐसा था कि वह हमारी जान भी ले ले तो हर्ज नहीं। 2 साल साथ में कैदी की तरह रहकर इज्जत बचाई और उन साहेब ने हमें 15 लाख के फंदे में फंसा दिया। शिंदे की दीवानगिरी की वजह से 6-6.5 लाख फंस गए और झांसी के ताल्लुक से फर्जंद विश्वास राव के सबब रुस्दो और फौज के इखराजात में 20 लाख का नुकसान हुआ। इसलिए हिंदुस्तान में दादा साहब के साथ जाना जरूरी हो गया। इस बिना पर श्रीमंत राजश्री राव साहब माधवराव पेशवा हमसे नाराज हो गए, लेकिन दोनों तरफ एक जैसा हुआ। दादा साहब ने दीवानगिरी हमसे लेकर दूसरों को दे दी और फर्जंद विश्वास राव लक्ष्मण को उम्मीद दिलाई कि अगर तुम नारू शंकर के पैर में नहीं पड़े तो तुम्हें इससे ज्यादा मालदार कर दूंगा। उसे बढ़ावा देकर झांसी का कारोबार मुझसे लेकर उसके नाम कर दिया। उसे अपने वफादारों में शामिल कर लिया। इस तरह घर में फूट डालकर पैसा अदा नहीं किया। मैंने 5 से 7 दफा पैसे का मुतालबा किया। उस पर दादा साहब ने जवाब दिया कि तुम्हारे पास किले हैं, उन्हें छोड़ दो, पैसा अदा कर दिया जाएगा। मैं मजबूर हो गया। मशवरा ये हुआ कि किले छोड़ देना चाहिए। तब ये लिख दिया कि 3 किलो में से 1 किला सरकार को दूंगा और पैसे का फैसला उसी तरह से नर्मदा के किनारे हुआ। दादा साहब के साथ वापस आते हुए
झांसी के मामला के लिए 10 लाख देना और शिंदे की तरफ से वसूली के 3.5 लाख देना, इस तरह से 13.5 लाख रुपये का इकरारनामा कर दिया। 1.25 लाख शिंदे की तरफ डूब गए। इस तरह से फैसला करके रुखसत लेकर मालेगांव आया। लोगों का शोर हुआ, इसलिए खानदेश प्रांत में आकर रहने लगा। दूसरी बात यह कि हमने खिदमत गुजारी की, पैसा बर्बाद किया, उसके बावजूद श्रीमंत ने हमारे पास से किले ले लिए। तब खिदमत करने का क्या फायदा, इसलिए बेइज्जत बनकर रहा। उस वक्त तो दादा साहेब की तरफ से 2-4 बुलावे आए। उसके अलावा श्रीमंत राजश्री राव साहेब पेशवा की तरफ से राजश्री चमना जी मांगेश्वर खत लेकर आए। मैंने गौर फिक्र करके जवाब भेजा। श्रीमंत ने मेहरबानी फरमाकर हुकूमत का कारकुन मुझे बुलाने के लिए भेजा। अगर फौरन उसके साथ चला जाऊं तो इस प्रांत में यानी मालेगांव में सब बर्बाद हो जाएगा। किला श्रीमंत दादा साहेब ले लेंगे तो इस मुल्क में अमलदारी कायम रखना मालूम ही नहीं, कायम नहीं रह सकेगी। इसलिए सोच समझकर कासिद को रवाना किया। इतने में आनंद वली दादा के पास खबर पहुंच गई कि पेशवा ने नारू शंकर को बुलाया है, फौरन जाने वाले हैं। ये सुनकर दादा साहब ने मेरे लिए 4000 फौजी और 10 तोप रवाना करने का इरादा किया। उस दौरान एक दोस्त ने मुझे ये खबर लिख भेजी कि फौज भेजकर तुम्हारी बेइज्जती करेंगे, इसलिए जरूरी समझकर मैं मजकूरा किले में आया और यहाँ से घुड़सवारों और किलादारों को खत भेज दिया कि चंद दिनों में जमा हो। अगर श्रीमंत पेशवा करम करके हमारी ज़ईफी को संभालेंगे और बखैर खूबी इख्तिताम तक पहुंचाएंगे तो हम भी उनका पांव मजबूती से पकड़ेंगे, वो भी बावकार तरीके से सलूक करेंगे। आगे पीछे कुछ नहीं है, जो है सब उन्हीं का है। सिर्फ वो इज्जत की हिफाजत हो, मरते दम तक उनसे दूरी ना होगी। गुज़िश्ता साल भी श्रीमंत पेशवा का पांव छोड़कर उनके साथ जाना नहीं था, लेकिन चूंकि पैसा बहुत फंस गया था इसलिए जाना पड़ा। इस बिना पर पेशवा के दिल में मैल आ गया। उसके बावजूद मेहरबानी करके लिखते हैं और बुलाते हैं। अगर आप गोपाल राव पटवर्धन खुद उनसे मुलाकात करके बुलाने के लिए भेजे और हमारी इज्जत बढ़ाने का ख्याल करे तो आपका खत आने पर उसके मुताबिक अमल करूंगा। राजश्री दादा साहेब ने कागजों की कतार लगा दी है। लिखते हैं कि किला माफ किया, मजीद जागीरें दूंगा, किसी और तरफ मत जाओ। उसके बावजूद अगर तुम गए तो तुम्हारा सब कुछ तबाह करके बुरा हश्र कर दूंगा। ऐसी बातें करते हैं, अमल का पता नहीं और बात का भरोसा नहीं और मन में दगाबाजी है। इसलिए राजश्री राव साहेब पेशवा के साथ ईमानदारी और मजबूती से चलना ऐसा इरादा है। इसलिए आप पूना जाकर सुलह लिख भेजे, उसके मुताबिक अमल करूंगा। गौर फिक्र करके जवाब दे, बस इतनी गुजारिश है। नारू शंकर का खत यहाँ पर खत्म होता है। इसका बारीक बीनी से अगर जायजा लिया जाए तो तारीखी हकायक और दीगर मालूमात मिलती है। उसका बयान दिलचस्पी से खाली नहीं है। नंबर 1, खत पढ़ने से मालूम होता है कि नारू शंकर सिर्फ तलवार के ही धनी नहीं थे बल्कि कलम के भी धनी थे। उनका अंदाज बयां और उसलूब देखकर हैरानी होती है। अगरचे खत के जरिए उन्होंने गोपाल राव पटवर्धन से अपने और पेशवा के दरमियान सालिसी का फर्ज निभाने की गुजारिश की है, लेकिन तर्ज तहरीर इतना अच्छा है कि माजी और हाल सब आंखों के सामने आ जाते हैं। नंबर 2, उन्होंने मालेगांव को साफ साफ अपनी मिल्कियत का गांव लिखा है। खुद राजा नारू शंकर की गवाही के बाद अब किसी गवाही की जरूरत बाकी नहीं रहती। रह गया ये सवाल कि उनको ये जागीर कैसे मिली। इस पर तफसीली गुफ्तगू हम आइंदा सफात पर करेंगे। खत में निम्बायत का भी जिक्र है, जो उनकी मिल्कियत का ही दूसरा गांव है और जहां रहायशी के लिए उन्होंने एक महल नुमा बाड़ा बनाया था। नंबर 3, नाना साहेब पेशवा ने नासिक में भी उनके रहने सहने का इंतजाम किया था। खत में 2 बार मालेगांव आने का जिक्र है। इससे मालूम होता है कि जब उन्हें जंगी मुहिमात और सियासी कारोबार से फुर्सत मिलती थी वो मालेगांव यानी खानदेश और नासिक में कयाम करती थी। नंबर 5, लिखा है हमने 60-62 साल रोज बरोज इज्जत कमाई। खत
1767 में लिखा गया। अगर उनका साल पैदाइश 1700 फर्ज किया जाए, जैसा कि बाज किताबों में लिखा है, तो नारूशंकर के इस जुमले की बुनियाद पर यह भी तस्लीम करना पड़ेगा कि उन्होंने 5-7 साल की उम्र में तलवार उठा ली थी, जो नाकाबिले यकीन है। अगर ये मान लिया जाए कि उन्होंने 15 साल की उम्र में सिपाहियाना जिंदगी की शुरुआत की, तब उनकी पैदाइश सन 1695 से भी पहले की साबित होती है। उनका ये लिखना कि श्रीमंत अगर हमारी ज़ईफी को संभाल लेंगे, हमारे दावे की एक और दलील मुहैया करता है। नंबर 7, एक ऐसा सिपह सालार जिसने पेशवाई की इब्तिदा से ही मराठा हुकूमत की दिलो जान से खिदमत की, उसे टूटते और बिखरते हुए देखकर उन्हें जो दुख पहुंचा होगा उसका अंदाजा लगाना आसान नहीं। नारूशंकर के खत से उनकी दिली जज्बात और अंदरूनी कश्मकश की तस्वीर आंखों में फिर जाती है। नंबर 8, राघुबा दादा के साथ हिंदुस्तान गोहद की मुहिम में अगरचे वो पेशवा की मर्जी के बगैर शामिल हुए थे, लेकिन बहरहाल ये मुहिम पूना दरबार के मंसूबों का एक हिस्सा थी। वहां से लौटने के बाद राघुबा ने जब दोबारा शरकशी का अलम बुलंद किया, तो नारूशंकर ने फैसला कर लिया कि राघुबा की पहली बगावत के वक्त तो उनके साथ जाने की जो गलती उन्होंने की थी उसे नहीं दोहराई जाएगी और हर हाल में पेशवा का साथ निभाएंगे, क्योंकि उन्हें मराठों का इत्तेहाद प्यारा था। यही वजह है कि रोजाना की खटखट के सबब वो नासिक छोड़कर अंदराई किले में रहने लगे और पेशवा की नाराजगी को दूर करने की जद्दोजहद में लग गए। ये फैसला नारूशंकर की सियासी बसीरत, वफादारी और इत्तेहाद की ख्वाहिश का आईनादार है। नारूशंकर के बारे में अफवाह। चूंकि नारूशंकर एक बार राघुबा दादा का साथ दे चुके थे, इसलिए दादा साहब की दूसरी बगावत के वक्त ये अफवाह फैली कि नारूशंकर राघुबा के साथ चले गए, लेकिन ये महज अफवाह थी। हकीकत से इसका दूर दूर तक का भी ताल्लुक न था और नारूशंकर ने अपने बाद के खत में इसकी पुरजोर तरदीद भी कर दी। जेल में वो खत दिया गया है। इससे उनके ताल्लुक से ये गलत बात पेशवा तक पहुंची। गोविंद सुखदेव का खत गोविंद हरि के नाम। खत तवील है, मतलब खत लंबा है, इसलिए गैर मुताल्लिक हिस्से को छोड़कर सिर्फ हमारे काम का हिस्सा ही बयान किया जाएगा। राजश्री नारूशंकर के बारे में ऐसी तहरीर लिखी गई थी कि वहां से श्रीमंत पेशवा की तरफ आए, लेकिन दादा साहेब ने नारूशंकर को समझा लिया है, इसलिए वो इधर न आ सके, उनके ही साथ चले गए। राजश्री विट्ठल शिवदेव का इंतकाल हो गया। उनके लड़के विंचोर में अपने घर थे, उन्हें भी समझा लिया गया। ऐसी खबर है कि वो भी जाएंगे। नारूशंकर के जराए भी बहुत ज्यादा दूर तक फैले हुए हैं। उन्हें पता रहा होगा कि उनके बारे में क्या क्या बातें हो रही है। उधर सुखाराम बापू की सालिसी की वजह से पेशवा माधवराव नासिक आए। रघुनाथ राव से उनकी मुलाकात सितंबर सन 1767 में हुई। पेशवा ने राघुबा को बिला शर्त हथियार डालने का हुक्म दिया। उसकी सख्ती देखकर राघुबा नरम पड़े, ये हम पहले बयान कर चुके। पेशवा ने नारूशंकर को भी अपने साथ पूना आने का हुक्म दिया। नारूशंकर पूना पहुंच गए। उसके बाद हालात में जो मोड़ आए उसका तज़किरा नारूशंकर की ज़बानी सुनिए। नारूशंकर का खत गोपाल राव पटवर्धन के नाम। 6 दिसंबर 1767, मकाम पूना। आपके जाने के बाद कोई खबर नहीं आई। पेशवा हाथ पकड़कर मुझे राम शीश से ले आए। हमारे मामलात की सारी जिम्मेदारी आपको सौंप दी। मैं दादा साहेब का साथ दे रहा हूँ। ऐसी शोहरत पहले से ही हो जाने के सबब से पेशवा ने पूना वापस जाते हुए मुझे बुला लिया। तब मुझे उनका शक समझ में आया। उस वक्त तो आपने मुझे यकीन दिलाया कि जो भी तुम्हारे फायदे की बात होगी वो पेशवा कर देंगी। पेशवा से आपने हमारे ताल्लुक से पक्का वादा ले लिया। मुझे भरोसा था कि आप हमें पेशवा के रूबरू करके मामले की सफाई करेंगे और आप गुस्सा होकर
بالا بالا چلے گئے، ہم آپ کے وعدے پر بھروسہ کر کے بے فکری سے آ گئے۔ حکومت میں آپ کی بڑی شہرت ہے، یقیناً آپ وعدے سے نہیں پھریں گے۔ یہاں پیشوا کا ارادہ ایسا نظر آتا ہے کہ آگے پیچھے کی باتوں میں شکوک نکال کر ہمیں مشکلات میں مبتلا کریں۔ یہ ایک بات۔ دوسری یہ کہ میں اس طرف ہو گیا، اس لیے شریمنت دادا صاحب نے غصے میں آ کر ہمارے پاس کے قلعے، جاگیریں، چراگاہیں اور ناسک میں ہمارے رہائشی مکانات پر پہرے بٹھا دیے۔ یہاں مشکلوں سے نجات ملے گی ایسا نظر نہیں آتا، گویا دونوں طرف کی بات ہاتھ سے گئی، دونوں طرف سے مشکل میں پھنس گیا۔ مجھے یقین نہ تھا کہ ایسا ہوگا، لیکن آپ پر پورا بھروسہ ہونے کی وجہ سے میں یہاں مطلب پونا آیا، اور یہاں الگ الگ دشواریوں کا سامنا ہوا۔ آگے ہماری حالت کیا ہوگی؟ آپ دور دور رہے، اگر یہاں عزت پر کوئی حرف آیا تو ایشور کا سہارا ہے، آپ کی اطلاع کے لیے لکھ دیا ہے، جو ہونے والا ہے ہو کر رہے گا، اور جو ایشور کرے گا وہی ہوگا۔ جب آپ جیسا بھروسے مند آدمی سالس ہے تو ہمارا نقصان نہیں ہوگا۔ اس تعلق سے آپ کی مدد چاہیے، اطلاع عرض ہے، بس اتنی گزارش ہے۔ اس خط کو پہلے خط کا ریمائنڈر سمجھنا چاہیے۔ اتفاق کی بات ہے کہ جس دن یہ خط لکھا گیا ٹھیک اسی دن گوپال راؤ کو ایک ایسا خط ملا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ پیشوا ناراضی کو قائم رکھتے ہوئے نارو شنکر سے کام لینے کی تیاری میں، اس خط کے ذریعے نارو شنکر سے کام لینے کی تیاری میں ہے۔ اس خط کے ضروری حصے دیکھیے۔ شیوا جی بابا جی کا خط گوپال راؤ کے نام 6 دسمبر سن 1767، مقام پونا۔ کل صبح ہولکر کو خلعت دی جائے گی۔ راج شری نارو شنکر کو بھی 4-8 دنوں میں خبر ہوگی، اور ہولکر کے ساتھ انہیں بھی شمالی ہندوستان جانے کا حکم ہوگا۔ ایسا بھی طے ہوا ہے کہ وٹھل شیو دیو کے پاس جو فوج تھی اسے بھی ہولکر کے ساتھ کیا جائے گا۔ پیمانہ صبر چھلک اٹھا۔ نارو شنکر نہایت صبر کے ساتھ پونا میں دن گزار رہے تھے اور پیشوا کے بلاوے کا انتظار کرتے رہے۔ مالیگاؤں یا ناسک جا کر بھی کیا کرتے، وہاں دادا صاحب نے ان کی جاگیر اور قلعے پر پہرے بٹھا رکھے تھے۔ پیشوا نے نارو شنکر کو چونکہ خود بلایا تھا، اس لیے وہ بھی معاملے کا حل چاہتا تھا، لیکن چچا بھتیجے کے کل معاملات حل ہونے سے پہلے وہ بھی کچھ کہنے اور کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھے۔ نارو شنکر نے پونا کے طویل قیام اور پیشوا کی خاموشی سے مستری ہو کر گوپال راؤ کو 2 مہینے کے بعد ایک اور خط بھیجا۔ خط بڑا دلچسپ ہے، اس لیے جیسا خط ہے ویسا ہی بیان کیا جائے گا۔ نارو شنکر کا خط گوپال راؤ کے نام، 19 فروری سن 1768، مقام پونا۔ ناسک کے مقام پر آپ درمیان میں آئے۔ میری جاگیر، ملکیت، عزت، کسی چیز میں پیشوا کمی نہ آنے دیں گے، ایسا پختہ قول و قرار آپ کے اور میرے بیچ ہوا۔ اسی بھروسے پر دادا صاحب کو چھوڑ کر پیشوا کی طرف آیا، بعد میں ان کے ساتھ پونا آ گیا۔ یہاں آنے پر آپ نے وعدے کے مطابق ایک بھی مسئلہ حل نہیں کیا اور اٹھ کر چلے گئے۔ میں نے سوچا تھا کہ 2-4 دنوں میں پیشوا کی اجازت لے کر گھر چلا جاؤں گا، اس کو بھی 4 مہینے سے زیادہ ہو گئے۔ ان قسم کے قضیے آگے پیچھے کھڑے کر کے پیشوا نے ہمارے لیے مشکلات کھڑی کر دی ہے۔ دوسرے یہ کہ میرے کمسن بچے ترمبک راؤ کو کندھے پر لے کر میری جاگیر ضبط تو کرنے والے ہیں، صرف وہ عزت ہی نہیں جان پر بھی بنی ہے۔ پیدائش سے لے کر آج تک کامیابی حاصل کی ہے، یہاں ایسا معاملہ ہے تو برداشت کیسے ہوگا؟ اس لیے آپ کسی معتبر آدمی کو بھیج کر مجھے رخصت کر دیں تو بہتر ہوگا، ورنہ اس معاملے میں ناکامی آپ کی مانی جائے گی۔ ایسا مان کر آپ غور کریں اور ہمارے رخصت ہونے کا انتظام کریں۔ دولت ہم نے بھی بہت کمائی، آگے مقدر میں لکھا ہوگا تو ہو کر رہے گا، ورنہ خواہش بھی نہیں، بس آپ کی محبت باقی رہے۔ آپ کے بھروسے سے یہاں آیا تھا اور آپ نظر انداز کریں، کیا یہ مناسب بات ہے؟ اب اس تحریر کے مطابق غور کر کے کچھ ایسا انتظام کریں کہ ہماری روانگی ہو سکے۔ آپ درمیان میں ہے تو ہمیں کبھی دھوکہ نہیں ہوگا،
इस मुकम्मल भरोसे और एतमाद के सहारे आया। आते वक्त तो शगुन खराब था, लेकिन आपका इसरार था कि साथ में चलूं, इसलिए हुक्म के मुताबिक अमल करके बाल बच्चों के साथ आया। ये यकीन था कि आप कौल करार के मुताबिक मसला हल करेंगे, फिर अपने काम पर जाएंगे। हमारी किस्मत खराब थी, लेकिन जबान का पास रखने के लिए चला आया। भरोसा यह था कि पेशवा हम पर करम करेंगे। आप दरमियान में थे। दूसरी बात यह कि आनंद वली में मुलाकात के वक्त तो पेशवा ने दादा साहब को खत लिख कर दिया और गंगा जल उठाकर कहा कि आज तक जो हुआ सो हुआ, उसके बाद तुम्हारी हिमायत करने वाले सरदारों को गुजरी हुई बातें याद दिलाकर नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। जो हुआ बुरा हुआ उसे भूलकर आइंदा कोई कसूर हुआ तो पूछा जाएगा। ऐसी दो बातों के भरोसे पर आया। तीसरे ये कि श्रीमंत पेशवा वादे के पक्के हैं, ये सुना था। सो 4 महीने यहाँ रहकर पूरी तरह समझ में आ गया कि इसके अलावा पेशवा ने ये भी सोचा है कि हमारे भतीजे को बुलाकर हमारे दरमियान झगड़ा पैदा करके हमारी दौलत ले लेंगे। आपके दरमियान में होने के बावजूद बेईमानी करके दौलत छीनेंगे, हमारी इज्जत लेंगे। तब इसमें शक नहीं कि हमारी उम्र पूरी हो गई। ये आपके इल्म में रहे, इसलिए लिख दिया। अगर आपको अपना वादा याद हो तो किसी मोतबर आदमी को भेजकर हमें रुखसत कर दे। दौलत हमारे मुकद्दर में होगी तो मिल जाएगी, नहीं तो पहले भी भगवान के भरोसे इज्जत हासिल की थी, आइंदा भी ईश्वर का सहारा है। आप जरा जल्दी दौड़ धूप करे तो ठीक, वरना आखिरकार कामयाबी पेशवा की होगी, या तो जान ले लेंगे। लफ्ज लफ्ज पढ़कर जवाब लिखे। कसम है आपको, नारू शंकर 4 महीने से ज्यादा अरसे से पूना में पड़े थे। जाहिर है रोजाना उन तक नई नई खबरें पहुंचती होगी, दरबार की बातों का इल्म होता होगा, पेशवा के इरादों की मालूमात मिलती होगी, अपने ताल्लुक से नई नई अफवाहें सुनते होंगे, उनके ताल्लुक से दूसरे मराठा सरदार बल के सिपाही भी कानाफूसी करते होंगे। ये सब हमारे बुजुर्ग सेनापति के लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। उन्हें अपनी सुर्खी महसूस हो रही थी। खत के हर लफ्ज से आया है कि उनके सब्र का पैमाना छलक उठा था। खत में राजा बहादुर के तेवर बहुत सख्त हैं। उन्होंने लिखा, सुना था कि श्रीमंत पेशवा वादे के पक्के है, सो 4 महीने रहकर पूरी तरह समझ में आ गया। दूसरी जगह लिखते हैं, आपके दरमियान में होने के बावजूद बेईमानी करके दौलत छीनेंगे। तीसरे उन्होंने पेशवा को याद दिलाया कि हाथ में गंगा जल लेकर जो वादा किया गया था उसे भी तोड़ने की तैयारी है। नारू शंकर ने दुनिया देखी थी। बाजीराव और नाना साहेब पेशवा के तवील जमाने में उन्होंने अपनी बहादुरी, अपनी तलवार और अपनी अनथक मेहनत के बल पर इज्जत और दौलत कमाई थी। मराठा शाही के उरूज में बहुत बड़ा किरदार अदा किया था। माधोराव पेशवा था, लेकिन उसकी हैसियत नारू शंकर के सामने एक कमसिन बच्चे से ज्यादा की नहीं थी। उनके अलावा और कौन सा सरदार हो सकता था जो पेशवा को इतने सख्त अल्फाज से याद कर सके। दूसरा कोई भी सरदार होता तो इस बेइज्जती के खिलाफ सरकशी पर आमादा हो जाता, लेकिन हमने पहले भी लिखा है कि नारू शंकर मराठा इत्तेहाद के हामी थे। उन्होंने तवील अरसे तक बेइज्जती बर्दाश्त की, लेकिन वफादारी पर आंच न आने दी और इत्तेहाद के शीशे पर बाल न पड़ने दिया। माधोराव और गोपाल राव दोनों के लिए इस बुजुर्ग सरदार के गुस्से को नजरअंदाज करना आसान नहीं था, इसलिए दोनों ने उनके खिलाफ कोई इकदाम नहीं किया। नारू शंकर ने भी उसके बाद इस सिलसिले में कोई खत नहीं लिखा। आखिरकार जून 1768 में माधोराव ने घोड़क की लड़ाई में रघुनाथ राव को बुरी तरह शिकस्त दी और भतीजे के सर से चचा का ये दर्द सर हमेशा के लिए दूर हो गया। उसी वक्त तो नारू शंकर का मसला भी हल कर दिया गया, जिसकी खबर इस खत से हम तक पहुंचती है। शिवाजी बाबा जी का खत विष्णु पुलिक के नाम। 23 जून 1768, मकाम पूना। दोनों श्रीमंत माधोराव और रघुनाथ राव।
दोनों की मुलाकात हुई। कल पूना में दाखिल हुए। छोटे श्रीमंत की तरफ से चौकी का बंदोबस्त बेहतर तरीके से किया गया। तमाम किलों और जागीरों के दस्तावेजात उन्होंने दे दिए। राजश्री रामचंद्र गणेश और दसाजी कृष्ण को 3000 फौज के साथ नासिक के पास रखा गया है। होलकर और शिंदे को 500-700 फौजियों के साथ पूना ले आए हैं और 2-4 दिनों में हिंदुस्तान जाने की इजाजत देंगे। नारू शंकर को शखरापुर के मुकाम से रुखसत किया। कुछ दिन घर पर गुजार कर हिंदुस्तान जाएंगे। जब गले से गले लग गए सारा गिला जाता। दीगर सरदारों के साथ पेशवा ने भी नारू शंकर के किले और जागीर के कागजात भी उनके हवाले किए। गोया 26 जुलाई 1767 से जून 1768 तक 11 महीनों के सब्र और आजमा इंतजार के बाद नारू शंकर के हुकूक बहाल हुए। इस सिलसिले में गोपाल राव पटवर्धन ने उन्हें खत लिखा, जिसका जवाब नारू शंकर ने 28 जून 1768 को दिया। इस तरह ये मामला बहुस्न खूबी हल हो गया। नारू शंकर का जवाब भी पढ़ने के लायक है। नारू शंकर का खत गोपाल राव पटवर्धन के नाम। सन 28 जून 1768, मकाम नासिक। शिखरापुर से श्रीमंत की इजाजत लेकर आ गया। राजश्री चमुना जी मांगेश्वर के सामने हालात रखे। ये सुन करके आपका कयाम लूनी में है। मैं वहां पहुंचा। इतने में आप पूछ करके भीमा नदी के पार चले गए, इसलिए मुलाकात न हो सकी। श्रीमंत की मर्जी के मुताबिक अमल किया और किसी चीज के ताल्लुक से गुजारिश नहीं की। छोटे मोटे कामों की गुजारिश की, वो उन्होंने मंजूर नहीं की। तब उनसे इजाजत ली। 50,000 वसूल करने के लिए कुछ मुतालबात रखे, वो उन्होंने मेहरबानी करके मंजूर किए। फिलहाल हुक्म हुआ कि फौज के साथ हिंदुस्तान जाऊं, लेकिन बारिश शुरू हो चुकी थी। रास्ता तय करने में तबाही होती, इसलिए उनकी इजाजत लेकर दशहरे तक घर पर रहा। दूसरी गुजारिश ये की कि हमारे लिए किसी बड़े काम का हुक्म होगा, तभी इस बुढ़ापे में हिंदुस्तान जाना ठीक रहेगा, वरना सिर्फ फौज भेजकर 150 लोगों के साथ आपके हुजूर में ही रहूंगा। श्रीमंत ने यह सिफारिश कबूल कर ली। खास बात यह कि कर्जों का बोझ बहुत है, इसलिए तबाही है। इस ताल्लुक से आप श्रीमंत से सिफारिश करें और मुआहदे के मुताबिक अमल करें। उसकी तफसील ये है। नासी का रुश्त का पैसा 3 लाख, महादजी शिंदे की तरफ 4 लाख, गायकवाड़ की तरफ 6 लाख। हर तरह से आपका भरोसा है, हमेशा कर्म करते रहें, हमें फरामोश ना करें। तो इस तरह हमारे सेनापति की पटरी से उतरी हुई ट्रेन दोबारा पटरी पर आ गई। पेशवा और उनका ताल्लुक खुशगवार हो गया। गोया है जब गले से गले लग गए सारा गीला जाता। सियासत से किनारा कशी। पेशवा की खिदमत करते करते नारू शंकर बूढ़े हो गए, इसलिए उन्होंने माधवराव से सबक दोषी की गुजारिश की, जो मंजूर कर ली गई। सियासत से किनारा कश होने के बावजूद उनकी सियासी महारत की जरूरत बापू वकील और नाना फरनोइज वगैरह को हर कदम पर पड़ती थी। उसका सबूत बार भाई के केस में मिलता है। बार भाई कारस्थान। माधवराव के बाद नारायण राव पेशवा बने, लेकिन बदकिस्मती से उन्हें कत्ल कर दिया गया। राम शास्त्री का एक रुकनी इंक्वायरी कमीशन बिठाया गया, जिसने भरे दरबार में रघुनाथ राव को मुजरिम करार दिया। उस वक्त तो नारायण राव की बेवा गंगाबाई हमला थी। राघुबा को कातिल समझने वाले सरदारों ने गंगाबाई की हिफाजत का बीड़ा उठाया। ये तय हुआ कि अगर गंगाबाई को लड़का हुआ तो उसे पेशवा बनाया जाएगा, और लड़की हुई तो बाजीराव मस्तानी के पोते शमशीर बहादुर के लड़के अली बहादुर को पेशवाई दी जाएगी। इस मंसूबे में 12 नामी गिरामी सरदार शामिल थे, इसलिए उसे 12 भाई कारस्तान का नाम दिया जाता है। सुखाराम बापू वकील ने नारू शंकर को नासिक में एक खत भेजकर इस मंसूबे में मदद करने की गुजारिश की। नारू शंकर की दिली तमन्ना थी कि इस मंसूबे में वो दूसरे सरदारों की मदद करे, लेकिन
सियासी कारोबार से थके होने और खास तौर पर अपनी ज़ईफी की वजह से मजबूर थे, तब भी उन्होंने अपने बेटे को फौज देकर पूना रवाना किया। ये वाकया सन 1774 का है। अगर नारू शंकर खुद पूना पहुंच जाते तो शायद उनका नाम तेरा भाई कारस्थान पड़ जाता। नारू शंकर की आखिरी खबर। सियासी कारोबार से किनारा कश होने की वजह से आहिस्ता आहिस्ता उनका नाम तारीखी मंजरनामा से गायब होने लगा। उनकी वफात से 6 महीना कबल उनके ताल्लुक से पेशवाई के कागजात में जो खबर दस्तयाब हुई वो कुछ इस तरह है। 12 भाई ने रघुनाथ राव के खिलाफ जो महाज बनाया था, उसकी वजह से रघुनाथ राव एक जगह से दूसरी जगह भागा भागा फिरता रहा। जिस वक्त वो अंग्रेजों की तरफ गया, फतेह सिंह गायकवाड़ से लड़कर गोविंदराव गुजरात में अमलदारी कायम करने की कोशिश कर रहा था। 12 भाई फतेह सिंह की मदद कर रहे थे। कागजात से मालूम होता है कि इस वक्त नारू शंकर ने भी फतेह सिंह की मदद के लिए फौज रवाना की। जैसे रघुनाथ राव की तरफ से दौलत बाबू राव ने रोकने की कोशिश की। यहीं पर मराठा तारीख इस अजीम सिपाही और जर्री सिपह सालार के कारनामों का जिक्र करते करते खामोश हो जाती है। 6 महीने के बाद नारू शंकर की जिंदगी का सूरज गुरूब हो जाता है। मौर्विक का कलम सिर्फ एक जुमले में दुनिया को खबर देता है, आज नारू शंकर का देहांत हो गया बस। उनके इंतकाल के ठीक 40 साल के बाद मराठा शाही का सूरज पूरे 100 साल तक चमकने के बाद हमेशा हमेशा के लिए गुरूब हो जाता है। टू बी कंटिन्यू, आगे अभी जारी है। जल्द मिलेंगे।